नमस्कार। एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पूरी तरह से ट्रांसलेशन को एक्टिव वॉइस को समाप्त कर दिया था, जिसमें प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट्स, पास्ट टेंस का चारों पार्ट्स और फ्यूचर टेंस का चारों पार्ट्स हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं सारे ट्रांसलेशनों की, यानी जो 12 ट्रांसलेशन टोटल आपने पढ़े हैं उनका हम लोग एक्सरसाइज आज करेंगे। और एक्सरसाइज में देखेंगे कि अच्छे अच्छे कौन से उसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं या और कितने प्रकार के ट्रांसलेशन आ सकते हैं। तो कुछ विविधताएं भी होंगी उसमें, तो वो सब हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। चलिए ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं। ये ट्रांसलेशन दिखने में ये काफ़ी बड़ा ट्रांसलेशन है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नियम के अकॉर्डिंग आप लोग चलते रहेंगे तो बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन भी आपके लिए जो है वो एकदम छोटा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन सा टेंस हो गया? तो था, थी, थे इसमें लगा हुआ है, तो था, थी, थे मतलब पास्ट, चुका, चुके, चुके इसका मतलब है यह परफेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें ये क्या है? ये चूँकि क्या से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ये तो बात तय है, चूँकि यह ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। तो जो भी ट्रांसलेशन क्या से स्टार्ट होंगे वह सदैव और सदैव हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि यह ट्रांसलेशन जो है 2 पार्ट्स में यहाँ पे फिर से बट रहा है। एक पार्ट ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक पार्ट हो गया। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किसको करते हैं? इस चीज़ को आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को, वो जाके जो है वो पिछला वीडियो पास्ट परफेक्ट का देख लेंगे, जिसमें कि और विस्तारित रूप से इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि पहले किसको हमको सॉल्व करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले जो है किस पार्ट को करते हैं? तो सबसे पहले पार्ट 1 को करते हैं, इसके बाद पार्ट 2 को करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को करेंगे। तो पार्ट 1 क्या है? तो अब यहाँ क्या से स्टार्ट है? इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही ये ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा हुआ है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैड। अब हैड लग गया। अब हैड के बाद तुरंत क्या लगेगा? कर्ता लिखा जाएगा, और कर्ता के बाद नॉट लिखा जाएगा। अगर नॉट दिया है तो, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड। अब यहाँ पे ही, अब नॉट इसमें दिया हुआ है तो तुरंत नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी मुख्य क्रिया क्या है? जाना। तो यहाँ पे गॉन। मैंने बताया था आपको कि जब भी परफेक्ट टेंस देखिएगा आप लोग परफेक्ट टेंस सिंपली अगर परफेक्ट टेंस है तो वो, जैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो सदैव उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। और अगर कंटिन्यूअस कहीं पे लिखा हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द जरूर लगेगा। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर परफेक्ट है। इस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि टेंस को पहचानने के कुछ नियम होते हैं। अगर जैसे कोई टेंस परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। और अगर वह कंटिन्यूअस टेंस है, लाइक दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज फ्यूचर कंटिन्यूअस, तब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द जरूर लगेगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? हैड। यहाँ पे लिखेंगे ही नॉट गॉन। अब गान के बाद कहाँ भाई, कहाँ जाना चाहता है? तो मार्केट। ठीक है,
तो कर्ता क्रिया कर्म को आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें मार्केट की और कोई चीज़ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? चूँकि आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है। चूँकि ये प्रश्नवाचक शब्द है, हेल्पिंग वर्ब होगा इसकी, इसके बाद कर्ता है, इसके बाद नाट है, इसके बाद मुख्य वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो ऑब्जेक्ट के लिखने के बाद ही कुछ चीज़ें जो बची खुची हैं वो सब लिखेंगे। ऐसा नहीं है किताब को पहले लिख दिया या खरीदने को पहले लिख दिया, तो इस तरीके से नहीं लिखना है। इस ट्रांसलेशन को अच्छे से समझिएगा, इसीलिए इसमें टाइम दे रहा हूँ कि अच्छे से एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हैड ही नॉट गॉन मार्केट। अब यहाँ पर अब क्यों मार्केट गया? तो किताब खरीदने, ये पूरा वाक्य है। तो ये इस वाक्य के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जिसमें जिस वर्ब में नॉन ने लगा रहता है उसके जो है वर्ब उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आप उसके पहले टू लगा करके इसको जोड़ करके लिखते हैं, यही बताया गया था। तो खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाई। तो बाई के पहले आप लोग क्या लिखेंगे? टू। टू बाई बुक। अब यहाँ पे बिफोर, अब वर्षा होने से पहले। अब इसमें दो तीन, ये ट्रांसलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें दो तीन चीज़ें और छुपी हुई हैं। क्या है? कि वर्षा होना। तो वर्षा के लिए मैंने बताया था वर्षा, समय, ऋतु, दिन, तारीख, समय इत्यादि अगर वाक्य में दिया हुआ है तो उसमें हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा होना यानी इट। इसमें कर्ता क्या है इसका? अगर पूछा जाएगा, चूँकि यह टेंस जो है, एक चीज़ बताया गया था पास्ट परफेक्ट के केस में कि पास्ट परफेक्ट में दो पार्ट्स में ट्रांसलेशन होता है। जैसे उसके आने से पहले वह घर जा चुका था, मेरे स्कूल जाने से पहले विद्यार्थी कमरे में चले गए थे। तो इस प्रकार के जो वाक्य आ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं। पहला पार्ट जो है चूँकि चुका था, चुकी थी, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कर्ता को लिखते हैं, इसके बाद मुख्य क्रिया को लिखते हैं। तो इसका कर्ता क्या है? वर्षा होने से पहले। अब इसमें आपको कर्ता ढूंढना है। तो कर्ता इसका क्या हो जाएगा? कर्ता नहीं पता है, तो बताया है कि जब कर्ता नहीं पता है यहाँ पे, तो इट ही इसका कर्ता जो है हो जाएगा, यानी इट कर्ता की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिफोर के बाद इट, और ये किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो वर्षा होना माने रेन, तो उसमें ईडी आप लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चूँकि ये बहुत ही आराम से इस ट्रांसलेशन को मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे पूरे पॉइंट्स जो हैं इसके वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको और ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व करने हैं या किस प्रकार से उसको रणनीति बनानी है। चलिए चलिए अगला ट्रांसलेशन लिखते हैं हम लोग। उसे 2 दिनों से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है, इसको आपको लिखना है। तो कैसे आप लोग लिखेंगे? इसका कर्ता अगर पूछा जाएगा तो मोस्टली लोग जवाब देंगे कि उसे का अंग्रेजी होता है ही, तो ही इसका कर्ता हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो कौन के केस में मैं स्पेशली आपको इस चीज़ को मेंशन किया हूँ कि जब कौन शब्द आएगा, तो कौन किसी भी ट्रांसलेशन में अगर कौन शब्द का उल्लेख हो रहा है तो कौन सदैव एक वचनकर्ता के रूप में लिखा जाता है। ये चीज़ें बार बार आपको बताई गई हैं, यानी कौन शब्द सदैव एक वचनकर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा। तो एक वचनकर्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें कौन, चूँकि पढ़ाने का काम कोई शिक्षक करता है और शिक्षक जो है शब्द के लिए ही यहाँ पे कौन शब्द का उल्लेख किया है। क्योंकि कौन पढ़ाएगा तो मैं टीचर पढ़ाएगा, और एक विषय एक ही टीचर पढ़ाता है और वह जो है एक वचनकर्ता के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, न कि बहुवचन के रूप में। ठीक है,
तो अब यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं रहा रही, कभी कभी पहचान नहीं कर पाते हैं कि वो जैसे दूध है तो अब दूध का बहुवचन जो है आपको बनाना हुआ तो आप नहीं बता सकते हैं। तो उस प्रकार के वाक्यों को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में चले जाते हैं। रहा है रही है लिखा हुआ है, इसका मतलब वह एक वचन का है। और रहे हैं अगर ये दिया होता तो वो बहुवचन हो जाता। रहा हूँ दिया होता तो इसका मतलब वो आई के लिए प्रयोग होगा। तो ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे कर्ता पहचान, जैसे मोर जंगल में नाचता है और मोर जंगल, अब मोर जंगल, अब मोर का बहुवचन पूछा जाएगा तो नहीं बता पाए, मोरे नहीं होता है बहुवचन, ठीक है। शेर का बहुवचन शेरे नहीं होता है। अगर शेर का जैसे लड़का का लड़की होता है, ठीक है, कपड़ा का कपड़े होता है, ठीक है, तो वैसे अगर पूछा जाए तो शेर का बताइए तो शेर का शेरे आप नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बाघ का जैसे कह दिया जाए तो नहीं बता पाएंगे, बाघ ही नहीं होता है, जो कोई शब्द हिंदी में नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए आप लोग वर्ब से ही पता करेंगे। जैसे शेर जंगल में दहाड़ता है, इसका मतलब एक शेर की बात हो रही है, दहाड़ता है। और अगर यही मैंने कहा होता कि शेर जंगल में दहाड़ते हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे शेरों की बात हो रही है, तब वहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, यानी बहुवचन कर्ता के रूप में ही वो इस्तेमाल होता, तब उसकी अंग्रेजी लायंस लिखी जाती, न कि लायन होता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग भी समझते रहिएगा कि कौन सा ट्रांसलेशन किस प्रकार से लिखा जा रहा है और एक वचन बहुवचन कैसे पता होगा इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसे 2 दिन से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु। इसका कर्ता क्या हो जाएगा, हु। अब रहा है रही है रहे हैं दिया हुआ है तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन रहा है रही है के केस में मैंने कहा था चौकन्ने रहिएगा आप लोग। रहा रही को देख करके ही यह फैसला मत लीजिएगा कि यह जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो रहा से कंफर्म नहीं होगा कि रहा है रही है, रहा था रही थी रहे थे, रहा होगा रही होगे रहे होंगे। तो इस प्रकार से केवल दिया हुआ है तो सिंपली देख लिया। तो उस ट्रांसलेशन को पहले रुक करके 1 मिनट पूरा ट्रांसलेशन पढ़िए कि कहीं इसमें समय का तो कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जैसे ही समय आएगा रहा रही में तो वही ट्रांसलेशन जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, समय आने की वजह से इसमें परफेक्ट शब्द और जुड़ जाएगा और ये ट्रांसलेशन बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इस चीज़ की सावधानी आपको बरतनी है कि रहा रही है रहे हैं देख करके ही फैसला नहीं लेना है। हमको सबसे पहले उस वाक्य में समय को भी देखना है कि समय दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो वह सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर समय दिया हुआ है तो वही ट्रांसलेशन कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस चीज़ का आप लोग बेहद ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलतियां जो है वह इसी पार्ट से होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि रहा रही दिया हुआ है और उस तुरंत कंटिन्यूअस बना के लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या ये ट्रांसलेशन रहा है रही है तो दिख रहा है, तो क्या इसमें समय का कोई बात दिया हुआ है? तो पूरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है समय 2 दिन से, इसका मतलब है समय का यहाँ पे जिक्र है, और जब भी समय आएगा तो वह तुरंत ही जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा टेंस। तो अब यहाँ पे हु, अब बताइए इसमें कि समय दिया हुआ है तो अब जो सहाय, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगेगी, हु सदैव एक वचन करता होता है तो हैज़। अब एक चीज़ और, हैज़ बीन 2 सहायक क्रिया है, मान लीजिए हैज़ बीन। तो आप लोग क्या करेंगे, जब नहीं दिया होगा, नॉट जैसे दिया हुआ है इसमें, तो नॉट कहाँ लिखा जाएगा, तो नॉट इन्हीं दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही लिखा जाएगा, अर्थात नॉट की जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी, हैज़ नॉट बीन, ठीक है, हैज़ नॉट बीन, ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे हु हैज़ नॉट बीन अब टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे 2 दिन से, तो 2 दिन से अब फिर से बात आई कि 2 दिन से निश्चित समय है का निश्चित समय, ये चीज़ें मैंने बताई थी कि से की अंग्रेजी यहाँ पे सिंस या फार होती है। तो सिंस या फार, कब सिंस लगता है कब फार लगता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ा दिया गया है कि सिंस जो है किसी निश्चित समय के लिए लगेगा, जैसे सोमवार से मंगलवार से 2 बजे से, सायंकाल से, सुबह से, दोपहर से, इस प्रकार के अगर वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है, तब वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे, चूँकि समय का यहाँ पे बोध हो रहा है, समय एग्जैक्ट आपको पता चल रहा है कि सोमवार से या मंगलवार से। लेकिन अगर जहाँ पे समय की स्पष्टता न क्लियर हो, जैसे
2 वर्षों से, 2 सप्ताह से, 2 महीनों से, 2 दिनों से, 2 घंटों से, इस प्रकार की अगर आपको वाक्य दे रहा है। अब 2 दिनों से, तो 2 दिन कौन से 2 दिन, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कौन से 2 दिनों की बात हो रही है, इस यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं है और यहाँ पर आप बता भी नहीं सकते हैं कि वो 2 दिन कौन से हैं। तो अस्पष्टता है समय की। तो जब समय की अस्पष्टता हो, क्लियरेंस न हो समय का, तब वहाँ पर आप जो है सदैव किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन 2 अगर यही कह दे 2 बजे से और 2 घंटे से, तो 2 बजे से माने उसका टाइम फिक्स है कि 2 जब भी घड़ी में AM या PM में 2 बार बजेगा तो वो उसका फिक्स है। तो वहाँ पे जब टाइम का फिक्सेशन है, आपको पता है कि 2 AM की बात कर रहा है कि 2 PM की बात कर रहा है, तब यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 घंटे से कह दिया जाए तब वहाँ पर फार का प्रयोग हुआ, चूँकि यहाँ पर एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है कि 5 बजे से 7 बजे तक का जो इंटरवल है उसमें 2 घंटे होते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक उसमें भी 2 घंटे होते हैं, 12 से 2 बजे उसमें भी 2 घंटे होते हैं। तो कौन सा 2 घंटे की बात हो रही है, तो इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग होगा। तो सिंस और फार के केस में यह जो है स्पष्टता आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। अब यहाँ पे 2 दिनों से, अब निश्चित नहीं है कौन सा 2 दिन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, फार 2 डेज। ठीक है, तो अगला ट्रांसलेशन आप लोग देखिए। इसको ट्रांसलेशन को आप लोग करने का प्रयास करिए थोड़ा। करने का प्रयास करिए, एक्सरसाइज आप लोग करते रहिए, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर सीखने का कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज करिए, वहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप जो है पूछेंगे नहीं तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको अवगत रहना होगा कि जो चीज़ें पढ़िए उसको ऐसे वे में पढ़िए कि एकदम पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर रहे। अब यहाँ पे आज से वर्षा, अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्रांसलेशन है चूँकि इसमें क्यों भी दिया हुआ है और नहीं भी दिया हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों है, दोनों टाइप है इसमें। तो अब रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, तो दिमाग में क्या बैठा हो गया आप लोग, रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, ये तो था, थी, थे है तो पास्ट है, रहा, रही, रहे है तो कॉन्टिन्यूअस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इस चीज़ में मैंने कहा था कि बेहद सावधानी बरतिएगा, आप लोग तुरंत रुक जाइएगा, पहले फिर से इसके बाद पूरा ट्रांसलेशन अब रीचेक करिए, चूँकि इसमें समय का भी अगर जिक्र है तो वही गड़बड़ कर देता है। तो समय यहाँ पे देखेंगे, समय आज से वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो अब इसमें समय का कहीं जिक्र है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो अब क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले व्हाई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो आप बता सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। अब रहा था, रही थी, रहे थे देख करके आप जो है नहीं कह सकते हैं कि यह जो है केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने कहा था कि यहाँ पे समय का भी आपको देखना पड़ेगा, समय दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आज से एक निश्चित समय दिया हुआ है, तो जब एक निश्चित समय दिया हुआ है तो वहाँ पर तुरंत एक ट्रांसलेशन कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैड बीन। जैसे उसमें हैज बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें आप यहाँ पे तीनों सिमिलैरिटीज़ देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहाँ पर हैड बीन लगेगा। लेकिन हैड बीन लगाने से पहले, चूँकि हैड और बीन दो हेल्पिंग वर्ब हो गई,
तब वहाँ पर आप रुकिए तो उन्हीं दोनों के बीच में, यानी दोनों हैड और बीन के बीच में ही हम लोग कर्ता को और नॉट को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैड। अब इसका वर्षा होना मतलब बताया था कि इसमें कर्ता का उल्लेख आपको नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए वर्षा, समय, दिन, तारीख, ये सब बात जब भी आएगी तो आप वहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट ही जो है एक वचनकर्ता के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो व्हाई हैड इट। अब यहाँ पे नॉट, ये कर्ता और कर्ता के ठीक बाद नॉट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे बीन लिखा जाएगा, ठीक है। तो व्हाई हैड इट नॉट बीन, ठीक है। अब यहाँ पे रेनिंग, रेनिंग। अब आज से, तो आज का अंग्रेजी क्या होती है? टुडे, लेकिन सिंस लगेगा कि फाल लगेगा? तो सिंस लगेगा, सिंस टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो अगला ट्रांसलेशन लिखिए आप लोग और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप लोग एक्सरसाइज भी करते रहिए साथ में, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए अगला लिखिए। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब कौन की अंग्रेजी क्या होती है? कौन की अंग्रेजी होती है हु, लेकिन कौन सा, अब इसकी अंग्रेजी हो गई व्हिच। और बच्चा का अंग्रेजी होता है चाइल्ड, ठीक है। तो ये पूरा लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हिच चाइल्ड। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ है। तो ये टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज़, और नॉट भी दिया हुआ है, तो नॉट लगाने के बाद बीन तब लगाया जाएगा, ठीक है। तो हैज और बीन के बीच में ही यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? नॉट। तो व्हिच चाइल्ड हैज़ नॉट बीन। अब यहाँ पे गाना का अंग्रेजी क्या होती है? सिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे सुबह से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंस। सुबह का समय निश्चित होता है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसका लिखिए, इसको कैसे करेंगे आप लोग? तो कितने लड़के मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं? तो सबसे पहले टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। तो टेंस कौन सा है? गए हैं या जा चुके हैं, बात एक ही है। तो या है, ये है, ये है, अंत में आया हुआ है, तो इसका मतलब है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पहले तो टेंस पहचान लीजिए आप लोग।
है दिया हुआ है तो यहाँ पर प्रेजेंट है, या ये दिया हुआ है तो जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, ली है, लिए हैं तो भी वह प्रेजेंट परफेक्ट है, या है, ई है, ये है दिया हुआ है तो भी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही तहत आएगा। ठीक है, तो या है, ई है, ये है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब कितने लड़के का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो हाउ मेनी, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, कितने लड़के की इंग्लिश पूरी एक साथ लिखी जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी गई है, और ये पूरा प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो बॉयज यहाँ पे यस लग गया है तो तुरंत हैव हो जाएगा क्योंकि बहुवचन हो गया। कर्ता आपका बॉयज देख के ही कितने लड़के, तो ऑलरेडी यस लग गया है तो उसका मतलब यहाँ पे हैव लगेगा। हैव नॉट गॉन। अब गान के बाद समस्या आती है, क्या लिखेंगे? कहाँ गए? इसके बाद क्रिया, आपने मुख्य क्रिया लिख दिया, मुख्य क्रिया के बाद तुरंत कर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कहाँ गए भाई? तो मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब किस लिए गए? तो क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेलने। तो खेलने का अंग्रेजी प्ले होता है, लेकिन ना नी ने शब्द आ गया है तो टू लगा करके यहाँ पे इसको आगे जोड़ेंगे, तो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आया होगा। तो संभवतः आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी इस पे करते रहिए। तो जो हमारी अगली वीडियो आएगी वह आएगी पैसिव वॉइस पे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक चलने वाला है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे, किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका नहीं बनता है, क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है। ये किताब में नहीं मिलेगा आपको। किताब में यह चीज़ें नहीं बताई जाएंगी आपको कि क्यों नहीं बना इनका पैसिव वॉइस, लेकिन हम यहाँ पर आपको ज़रूर ये बताएंगे कि क्यों नहीं बनता है उनका, और बनता है तो क्यों बनता है, और जिनका नहीं बनता है तो उसका क्यों नहीं बनता है। यानी कारण और परिणाम दोनों यहाँ पे आपको स्पष्ट किए जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केवल 5 मिनट अगर आप लोग उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको पूरा पैसिव वॉइस एकदम एक लाइन में समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगला वीडियो जो हमारा है पैसिव वॉइस पे, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है पैसिव वॉइस पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको किसी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जा करके उसको टाइप करके बताइए, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।